हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11 आईएससी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं, एमर्जेंस ऑफ द कॉलोनियल इकोनॉमी। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंडिया, जो कि पहले के टाइम पे काफ़ी टाइम तक ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया कॉलोनी थी। कॉलोनी मतलब क्या होता है कि जब कोई पावरफुल कंट्री या स्ट्रॉन्ग नेशन किसी वीक कंट्री को एनेक्स कर ले, उसकी टेरिटरीज़ को, उस पर कंट्रोल इस्टेब्लिश कर ले, बेसिकली उसको कॉलोनी बोलते हैं। तो इंडिया उस टाइम पे कॉलोनी थी, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कॉलोनियल इकोनॉमी। तो इसमें इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि इंडिया में जो इकोनॉमी थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वो कैसे ग्रो करती है या डिक्लाइन होती है, जो भी चीज़ें होता है उसको डीपली हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब इंडिया में उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, उसको समझेंगे। इन द ब्रिटिश पीरियड इंडिया हैड हर ओन सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जब अंग्रेज़ों का ड्यूरेशन चल रहा था, ब्रिटिश का कंट्रोल था हम पे, तो इंडिया का खुद का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम बन गया था। लैंड रूट जॉइन वन पार्ट ऑफ, मतलब लैंड रूट्स जो होते थे कंट्री के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से वो करते थे, जॉइन करते थे। रिवर ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी उस टाइम पे डोमिनेंट था। पहले तो ज़्यादातर चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट की जाती थी, एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी, वो रिवर के थ्रू ही होता था। वाटर ट्रांसपोर्ट पुराने टाइम पे प्रेवलेंट था, ठीक है। और जैसे ट्रेडिंग हो गया, मतलब कोई व्यापार करते टाइम रिवर ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता था। मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचानी होती थी, तो पैसेंजर ट्रैफिक, मतलब पैसेंजर्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो भी रिवर ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता था। नाव वगैरह से, शिप्स से चीज़ें ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग इट्स अर्ली डिकेड्स ऑफ रूल नेग्लेक्टेड द क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब पहली बार इंडिया में आई थी स्टार्टिंग में, तो उसका मेन फोकस क्या था कि कैसे वो अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपेंड करें, इंडिया में ट्रेड को कैसे बढ़ाएं। उनका मेन गोल यही था कि हम अब कितना ज़्यादा यहाँ पे टेरिटरीज़ कैप्चर कर ले, ट्रेड को एनेक्स कर ले, ट्रेड पे कंट्रोल इस्टेब्लिश कर ले, ये सब उनका गोल था। तो उन्होंने स्टार्टिंग में ट्रांसपोर्ट को पे ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उस टाइम पे उतनी नीड उनको नहीं लगी थी। लेकिन जैसे जैसे उनका जो कंट्रोल था यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है, the company posted the army at different centers of trade and ruled the country. The negligence of the company to repair the road and bridges ruined the existing system of transport. तो जब कंपनी ध्यान नहीं देती थी, कंपनी का पहले क्या एम था कि टेरिटरीज और ट्रेड को बढ़ाना है बस, तो कंपनी के ध्यान न देने की वजह से, कंपनी कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, न देने की वजह से जो रोड एंड ब्रिजेस इंडिया में पहले से थे वो और भी ख़राब हो गए। एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट जो इंडिया में था स्टार्टिंग में, उनके आने से पहले, वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। ना कोई बेकार रोड्स को, ब्रिजेस को रिपेयर भी नहीं कराया, कोई नया कंस्ट्रक्शन भी नहीं कराया स्टार्टिंग में। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड एंट्री ऑफ सरप्लस ब्रिटिश गुड्स टू इंडियन मार्केट, द नीड वॉज फेल्ट फॉर ट्रांसपोर्ट गुड्स। अब जब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब क्या कि देश में क्रांति आती है हर जगह, यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में उस टाइम पे क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होने लगा था। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को ज़रूरत पड़ी कि वो कैसे अपने जो गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सामान बना रहे हैं, वो इंडियन मार्केट में लाके कैसे सेल करें। और इंडिया से उनको रॉ मटेरियल वो लेके जाते थे, एक्सप्लॉयटेशन जिसको कहा जाता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ भी, कि उन्होंने हमारे देश के वेल्थ को, पूरी प्रॉपर्टी को, जो सोने की चिड़िया कही जाने वाला देश था, उसको काफ़ी कुछ लूट लिया, एक्सप्लॉइट कर दिया। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सारी चीज़ें, और उन्हीं हमारे ही रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बना के, अच्छे चीज़ें बना के वो लाके हमारे इंडियन मार्केट में काफ़ी हाई प्राइजेस पे बेच दिया करते थे। तो उनको रॉ मटेरियल्स को ले जाने के लिए और अपने गुड्स को इंडियन मार्केट में सेल करने के लिए ट्रांसपोर्ट का नीड समझ में आने लगा। तो इस वजह से डेवलपमेंट वो करने का सोचते हैं। द ब्रिटिश मर्चेंट द चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्रम्बल्ड फॉर एब्सेंस ऑफ सूटेबल ट्रांसपोर्ट फॉर कम्युनिकेशन इन इंडिया। अब ब्रिटिश मर्चेंट्स का एक ग्रुप था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मतलब जिसपे ब्रिटिशर्स, व्यापारी, ट्रेड करने वाले लोगों का एक ग्रुप था, उसको कहते थे। तो उनको समझ में आया कि एक सूटेबल ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की इंडिया में ज़रूरत है, अगर उनको अपने ट्रेड को अच्छा करना है तो, ठीक।
ऐसा उनको नीड समझ में आता है। इकोनॉमिक कंपल्शन फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंट्री रिसोर्स बाय सेलिंग ब्रिटिश गुड एंड बाइंग रॉ मटेरियल रिमूव द अपथी ऑफ द कंपनी टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इन द कंट्री। अब देखिए ये वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि जब उनको मजबूरी हुई, इकोनॉमिक कंपल्शन हुआ कि देश के, इंडिया के रिसोर्सेज को बर्बाद करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए और अपने चीज़ों को इंडियन मार्केट में बेचने के लिए ज़रूरत पड़ रही थी उनको ट्रांसपोर्ट की, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाने के लिए रिक्वायरमेंट थी। तो उस टाइम पे जाके उनकी अपथी जो थी, अपथी मतलब ऐसी भावना कि किसी को लेके सिंपथी ना शो करना, वैसी फीलिंग को अपथी कहते हैं। तो कंपनी जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो पहले नहीं चाहती थी इंडिया में इंडिया के फ़ायदे के लिए ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना, लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ती है, उनकी मजबूरी होती है, तो वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पे ध्यान देने का वो करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है। सेकेंडली, द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट वर ईगर टू इन्वेस्ट इन इंडिया इन डिफरेंट अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर। और दूसरा रीज़न ये भी था कि ब्रिटिश कैपिटलिस्ट, मतलब ब्रिटिश कैपिटलिस्ट कौन, जो रिच क्लास के लोग, बिजनेसमैन होते थे, वो चाहते थे इंडिया में इन्वेस्ट करना अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स पे, जिससे कि उनको प्रॉफिट हो सके। वो रोड बनवाना चाहते थे, पोर्ट, हार्बर। बाय देयर कैपिटल प्रोवाइडेड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अश्योर देम गारंटी अगेंस्ट पॉसिबल लॉस। और इसके लिए क्या हुआ, देखो इसको समझो ध्यान से आप, कि ब्रिटिश कैपिटलिस्ट मतलब ब्रिटिश जो इलाइट क्लास लोग होते थे, अमीर लोग या बिजनेसमैन कह सकते हैं, वो चाहते थे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना। क्यों इन्वेस्ट करना? जिससे कि उनको एक फ़िक्स इनकम भी आए और इंटरेस्ट या जो भी चीज़ें उनको मिलती रहे उनकी गवर्नमेंट को। और वो अपने पैसे से सारी चीज़ें नहीं करने वाले थे, उनको कौन हेल्प करने वाला था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बॉडी था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करके, जो उन बिजनेसमैन को कुछ सब्सिडी या क्या बोलते हैं, डिस्काउंट देके या पैसे देके, बेसिकली कैपिटल देके उनको हेल्प करने की प्रॉमिस किया था। और कोई भी लॉस होता तब, ठीक है, उनको बोला गया था ब्रिटिश कैपिटलिस्ट को कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करो इंडिया में रोड, रेलवे पे, और अगर कोई लॉस होगा तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो आपको हेल्प करेगा, कैपिटल देगा, पैसे देगा। ठीक है। थर्डली, इम्पीरियल इंटरेस्ट ऑल्सो रिमूव द अपथी। अब तीसरा रीज़न क्या था कि इम्पीरियल इंटरेस्ट, जो शाही उनका यहाँ पे रोल बना रखा है, अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम बनाया था उस टाइम पे, और बहुत सारी टेरिटरीज़ को, सब कॉन्टिनेंट को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जो कब्ज़ा करके रखा था, उसको बरकरार रखने के लिए, उनके देश के जो ट्रुप्स थी, सेना थी, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए, क्योंकि अगर इंडिया में ब्रिटिशर्स आर्मी नहीं होती तो काफ़ी इजीली लोग वो कर देते, रिवॉल्ट कर देते और इंडिपेंडेंस की डिमांड करते, लेकिन आर्मी और सेना जो ट्रुप्स वगैरह हुआ करती थी वो सप्रेस कर देती थी लोगों की रिवॉल्ट वगैरह को। तो उनके अपने इम्पीरियल कंट्रोल को, अपने डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए उनको बनवाना पड़ा। और टू कीप इन लिंक बिटवीन डिफरेंट हेडक्वार्टर्स, जो भी बहुत सारे हेडक्वार्टर्स थे अंग्रेज़ों के, ब्रिटिशर्स के इंडिया में, उसको उसके बीच में, उन हेडक्वार्टर्स के बीच में लिंक बनाने के लिए ज़रूरत पड़ी। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियंस इन इंडिया, और ब्रिटिश की जो डोमिनियंस है, जो टेरिटरीज़ हैं, उनको एक्सपेंड करने के लिए भी। लॉर्ड हार्डिंज, अब लॉर्ड हार्डिंज करके एक पर्सन थे, उन्होंने बोला कि 1846 में उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि रेलवेज़ जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं फॉर प्रिवेंटिंग द इंसरेक्शन सेफ्टी। देखो इनको कितना डर था इंडियन लोगों से, रेलवे बनवाना चाह रहे थे कि इंसरेक्शन सेफ्टी से ब्रिटिश एम्पायर को बचाया जा सके। इंसरेक्शन मतलब क्या? विद्रोह, कहीं पे भी विद्रोह ना हो। रेलवे से कैसे विद्रोह होता है? अगर मान लो एक जगह के लोग दूसरे एरिया से कनेक्ट होते, तो जैसे कोई शहर के लोग गांव जब जाते तो शहर के लोगों का मान लो कुछ और आइडियोलॉजी है अंग्रेज़ों को लेके, वो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस मिल जाए, या ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं तो वो विलेज एरिया में जाएंगे, लोकल एरिया में जाएंगे, तो वो वहाँ के भी लोगों को बताएंगे कि अपने व्यूज़ रखेंगे, फिर सब लोग में यूनिटी आएगी और लोग अपनी बातों को शेयर करेंगे और सब लोग साथ मिलके जो है उनके अगेंस्ट में आवाज़ उठा सकते थे। तो इसका भी डर था उन्हें, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि रेलवेज़ को बनवाना, रेलवेज़ वर प्लान फॉर प्रिवेंटिंग इंसरेक्शन सेफ्टी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो अगर ऐसा होता है कि लोग विद्रोह करते हैं तो रेलवेज़ के थ्रू सेनाओं को इधर उधर भेज के अलग अलग जगह पे विद्रोह को रोका जा सकेगा, और पुलिस वगैरह के थ्रू, तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में इजी हो जाएगा और उनका जो डोमिनेंस है वो बना रहेगा हमेशा।
हाउएवर इकोनॉमिक कंपल्सिवनेस वर मोस्ट अर्जेंट, लेकिन इन सब पॉइंट से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था कि इकोनॉमी को सुधारने के लिए, उनकी इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए उनको ज़रूरी था। लॉर्ड डलहौजी, अब देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन हमारे यहाँ पे जो जिनका नाम लिखा है लॉर्ड डलहौजी, इनको तो आपको याद रखना है। इनको इंडियन रेलवेज़ का फादर भी कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। और इन्होंने 1853 में क्या बोला था कि इंग्लैंड इज़ कॉलिंग अलाउड फॉर कॉटन ऑफ इंडिया इन सफिशेंट क्वांटिटीज़ विच कैन ओनली बी कन्वेड बाय द रेलवेज़। मतलब इंग्लैंड में कॉटन जो रॉ मटेरियल था उससे काफ़ी चीज़ें बनाई जाती थी, कपड़ा वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उनकी कॉटन की डिमांड बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। ब्रिटेन जो था कॉटन इंडिया से ही लेके जाता था रॉ मटेरियल के फॉर्म में और फिनिश गुड्स बना के सेल करता था वर्ल्ड मार्केट में। तो इंडिया इन सफिशेंट क्वांटिटी विच कैन बी कन्वेड बाई रेलवेज़, तो कॉटन जो है वो इंग्लैंड तक जा सकता है बस रेलवेज़ के ही थ्रू, क्योंकि बल्क अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में उनको सफिशेंट क्वांटिटी में उनको चाहिए था कॉटन। तो कॉटन को थोड़ा बहुत क्वांटिटी में तो लेके जा सकते थे ऐसे ही, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट होता, रेलवे प्रॉपर होगा तो बहुत सारा कॉटन एक ही बार में कम टाइम में एक्सपोर्ट किया जा सकेगा, जिससे उनकी इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट टर्न्ड हिज अटेंशन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं जिन्होंने अपना ध्यान ज़्यादा अटेंशन पे किया ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाए इंडिया में। उन्होंने ऑर्डर दिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, कि ट्रंक रोड बनाई जाएगी, ग्रैंड ट्रंक रोड, एक बड़ी रोड बनाई जाएगी। किसके बीच में? कलकत्ता एंड यूपी के बीच में। कलकत्ता से यूपी तक एक रोड बनेगी। गवर्नर थॉमसन, तो उस टाइम पे यूपी के गवर्नर थे थॉमसन, उन्होंने इस लॉर्ड विलियम बेंटिक के ऑर्डर को लिया सीरियसली और उसको असाइनमेंट को काफ़ी स्पीडीली कंप्लीट कराया, रोड बनवाया। और क्या चीज़ें कराई गई? एज असम वॉज लुक्रेटिव फील्ड फॉर प्लांटेशन इंडस्ट्री, बेंटिक गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द रिवर ट्रांसपोर्ट बिटवीन कलकत्ता एंड असम। अब बेंटिक ने एक और काम करवाया। असम जो था वो बहुत ही लुक्रेटिव, मतलब बेनिफिशियल, बहुत इंपॉर्टेंट जगह था प्लांटेशन के लिए। प्लांटेशन मतलब क्या कि जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, टी कॉफ़ी ये सब वहाँ पे ज़्यादा मिलती थी, बेसिकली चाय बोल ले, टी। तो बेंटिक को समझ में आया कि वहाँ पे असम के बीच में और कलकत्ता के बीच में ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रिवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, जिससे कि प्लांटेशन इंडस्ट्री जो है और अच्छी उनकी डेवलप कर पाए, उनको और बेनिफिट हो पाए। तो स्टीमर्स बिगेन टू प्लाई बिटवीन कलकत्ता एंड असम थ्रू द रिवराइन रूट्स ऑफ ईस्ट बंगाल। मतलब स्टीमर्स जो थे वो भी लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट कर दिया था, कलकत्ता से असम तक जाते थे रिवराइन रूट से। ईस्ट बंगाल की जो रिवर्स थी वहाँ से वो जाते थे स्टीमर्स, जिसके वजह से टी का ट्रांसपोर्ट कलकत्ता से असम के बीच में काफ़ी ईजी हो गया। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट को जब और नीड फेल्ट होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराना है, रोड और ब्रिजेस बनवाने हैं, तो उस टाइम पे एक PWD डिपार्टमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, जिसका काम क्या था, रोड, ब्रिजेस या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको कंस्ट्रक्शन कराना, डिज़ाइनिंग करना और उनसे रिलेटेड सारे इन्वेस्टमेंट करना। PWD का फुल फॉर्म होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो इनका यही सब काम था और इसी के थ्रू सारे रोड्स वगैरह उस टाइम पे बनवाए जाते थे। लॉर्ड डलहौजी गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू रोड बिल्डिंग एक्टिविटी। लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी दो पर्सन थे बहुत इंपॉर्टेंट, जिनको याद रखना है। इन लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया रोड बनवाने के काम पे। ही इन्वेस्टेड द PWD मिलिट्री बोर्ड विद दिस ड्यूटी। उन्होंने मिलिट्री बोर्ड करके एक बॉडी बनाई जिसको ये काम दिया गया रोड्स और कंस्ट्रक्शन का। ही फाउंडेड द सेंट्रल PWD फॉर कोऑर्डिनेशन। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सबसे पहले PWD बनवाया, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने भी सेंट्रल PWD बनाया, जिसका भी यही काम था, रोड बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को देखना। ब्रांचेस ऑफ द PWD वर ओपनड इन बॉम्बे एंड मद्रास, और इसके ब्रांचेस कहाँ पे खोले गए? बॉम्बे एंड मद्रास में इसको इस्टेब्लिश किया गया। दिस डिपार्टमेंट वॉज इन्वेस्टेड, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी सेम है कि क्या काम था, रोड बिल्डिंग, ब्रिजेस, जो पुराने रोड हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिपेयर कराना, देश की इरिगेशन सिस्टम को वापस से अच्छा कराना, और जो भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, मतलब सरकारी जो भी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, गवर्नमेंट स्कूल्स, उनको वापस से इस्टेब्लिश करना या रिपेयर करना।
और जब 1857 में रिवॉल्ट होता है बहुत बड़ा वाला, फर्स्ट इंडिपेंडेंट का रिवॉल्ट किया जाता है, तो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिश आर्मी थी वहाँ पे लोगों को सप्रेस करने के लिए बहुत लेट से पहुँच पाई, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था, और जिसकी वजह से रिवॉल्ट और भी तेज़ी से स्प्रेड हुआ। तो उनको नीड इस वजह से भी लगा ट्रांसपोर्ट बनवाने का। द प्रोविंशियल PWD वॉज इन्वेस्टेड विद मोर पावर एंड फंड्स, और जो PWD थी उसको 1857 के बाद और भी पावर दे दिया गया और फंड दे दिया सरकार ने कि वो अपने काम को तेज़ी से करवा सके, ट्रांसपोर्ट अच्छा करा सके। द मॉन्टफोर्ड एक्ट ऑफ 1919 असाइन द सेम ड्यूटी। अब मॉन्टफोर्ड एक्ट 1919 में एक साइन किया जाता है, गवर्नमेंट लाती है, जिसके थ्रू सेम ड्यूटी, सेम काम दिया गया PWD और बाकी डिपार्टमेंट को कि रोड बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कराना है। द PWD वॉज ग्रांटेड, वही सारी चीज़ें हैं कि एनुअल बजट जब पास हुआ तो उसमें फिर से PWD को बहुत सारी चीज़ें, फंड्स वगैरह और जितना पैसा उनको रिक्वायर था रोड बनाने के लिए सब कुछ प्रोवाइड कराया गया। प्लान फॉर बिल्डिंग ऑफ रेलवे, अब रेलवे बनाने का जो प्लान था वो कैसे स्टार्ट हुआ। रोड एंड रिवर ट्रांसपोर्ट वर फाउंड इनएडिक्वेट, रोड और रिवर ट्रांसपोर्ट जो था वो थोड़ा कम था, क्योंकि रोड में प्रॉब्लम आ जाती थी रोड ट्रांसपोर्ट में, अगर और रिवर ट्रांसपोर्ट में कभी बारिश हो गया, तूफान आ गया, सुनामी आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज डूब जाती थी, लॉस होता था गवर्नमेंट को। इसीलिए अब उनको समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अब रेलवे बनवाने का। और इंडियाज़ डिवास्टेटिंग रेनी सीज़न, फ्लड एंड ड्राई समर, इसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि रेनी सीज़न काफ़ी ख़राब था इंडिया का उस टाइम पे, कभी भी बारिश हो जाया करती थी, बाढ़ आ जाता था, तो इसीलिए रेलवे बनाने का स्टार्टिंग होता है। सेकेंडली, रेलवे वर मोस्ट मॉडर्न एंड परमानेंट सोर्स ऑफ लिंक, और दूसरा रीज़न ये भी था कि रेलवे जो था वो काफ़ी मॉडर्न था उस टाइम पे और परमानेंट सोर्स ऑफ लिंक था, मतलब कि रोड ट्रांसपोर्ट एक टाइम के लिए रुक सकता है, रिवर ट्रांसपोर्ट में भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन रेलवे ट्रांसपोर्ट में बहुत कम चांसेस होते हैं कोई इम्पेडिमेंट आने के। और तीसरा रीज़न ये भी था कि जो रेलवेज़ होते थे वो कहाँ तक पेनिट्रेट कर सकते थे, रूरल मार्केट में। जो ब्रिटिश के गुड्स हैं, चीज़ें हैं जो बन के आती थी, वो गांव वगैरह में भी अब जाके बेची जा सकती थी, तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे कि मटेरियल्स हो गए, जूट, कॉटन, टोबैको, ये सारी चीज़ें, रॉ मटेरियल्स, वो भी वो वहाँ से लेके जा सकते थे विलेज एरिया से। फोर्थली, इन द अर्ली डिकेड रेलवे बिल्डिंग वॉज प्लान्ड कीपिंग दिस पॉइंट इन व्यू, हैंस पोर्ट सिटी लाइक बॉम्बे एंड कलकत्ता वर लिंक। और उस टाइम पे एक और इम्पॉर्टेंट था रेलवे बनवाने का कि जो पोर्ट सिटीज़ हैं, जहाँ पे मेजर पोर्ट हैं, शिप्स वगैरह आके रुकती हैं, जैसे बॉम्बे और कलकत्ता हो गए उस टाइम पे, तो उनके बीच में लिंक का काम करती थी रेलवे। नाउ फॉर द पर्पज़ ऑफ, अब रेलवे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई। ब्रिटिश कैपिटल की ज़रूरत थी, ब्रिटेन से जो पैसे की रिक्वायरमेंट थी रेल बनाने की, उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस आती है। तो अग्रीमेंट साइन होता है, और अग्रीमेंट जिस सिस्टम के थ्रू साइन किया जाता है उसका नाम था गारंटी सिस्टम। इस सिस्टम में क्या था, कुछ कंपनी, इंग्लैंड की एक कंपनी थी, द जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑफ इंग्लैंड उसका नाम था। तो गारंटी सिस्टम में ये एक कंपनी थी, जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी, उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्ट करेंगे रेलवे बनवाने के लिए। ये इंग्लैंड की एक नॉर्मल बहुत बड़ी कंपनी थी, एक बिजनेसमैन की, तो उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट हम रेलवे में तब करेंगे जब हमारे कैपिटल, जितना भी पैसा हम लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस पर 5% इंटरेस्ट हमें चाहिए रहेगा रेलवे बनने के बाद सरकार से। और जो ज़मीन बनाने की जो ज़मीन होगी, लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन, वो भी हमें सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। और कंपनीज़ को अगर कोई लॉस होता है रेलवे बनवाने में तो उसका भी कंपनसेट करने का काम होगा गवर्नमेंट का। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात मान लेती है और उनको एक ब्लैंक चेक साइन करके देती है जिससे वो रोड बनवा सके। लेकिन जो कंपनीज़ थी वो काफ़ी कनिंगली रोल प्ले करती हैं। उन्होंने जानबूझ के अपने अकाउंट में बहुत डेफिसिट दिखाया कि उनको बहुत लॉस हुआ है, जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो ब्रिटेन की मेन कंपनी थी जिसने कंट्रोल इंडिया में इस्टेब्लिश कर रखा था, तो जिससे सरकार से, ईस्ट इंडिया कंपनी से उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन मिल सके, इसलिए वो गलत अपने अकाउंट को गलत रिपोर्ट शो करती हैं सरकार की तरफ। एज अ गारंटी सिस्टम वॉज सेवरली क्रिटिसाइज। अब ये गारंटी सिस्टम की वजह से सरकार को बहुत लॉस हो रहा था और रेलवे भी अच्छे से नहीं बन पा रहे थे, तो इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है ब्रिटेन के पार्लियामेंट में 1873 में, और गारंटी सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाता है, अबॉलिश कर देते हैं। फिर गवर्नमेंट नाउ टुक द चार्ज ऑफ
कंस्ट्रक्टिंग रेलवे इन इट्स ओन हैंड। गवर्नमेंट अब ये चार्ज ले लेती है अपने हाथों में कि अब रेलवेज़ हम खुद बनवाएंगे, कोई कंपनी को नहीं दिया जाएगा। इन डिफ़िकल्ट टेरेंस ऑफ सिंध, पंजाब, राजपूताना, ये सब जो एरिया हैं, यहाँ पे उस टाइम पे रेलवे बनाए गए, गवर्नमेंट ने खुद से बनवाया और काफ़ी इम्प्रूव्ड हाई क्वालिटी रेलवेज़ बनाए गए। द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट एंड देयर पैट्रॉन्स इन द पार्लियामेंट रेज्ड ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी। लेकिन जब अब ब्रिटिश कैपिटलिस्ट, वही जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के लोग थे, जब उनसे ये पावर छीन ली गई रेलवे बनवाने की, तो उन्होंने काफ़ी केओस क्रिएट किया गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेके और उन्होंने डिमांड किया कि उनको फिर से रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाना चाहिए। एज अ रिज़ल्ट द गारंटी सिस्टम वॉज रिज्यूम। तो इसी वजह से, उनके केओस की वजह से, उनके डिमांड की वजह से गारंटी सिस्टम को फिर से रिज्यूम किया जाता है। सरकार उनकी बातों को मान लेती है 1888 में। और लेकिन जो पहले सरकार को देना था 5% इंटरेस्ट, वो 3.5% हो जाता है, 3% पे आ जाता है। द ब्रिटिश कंपनी मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड शिफॉन्ड ऑफ करोड्स ऑफ रुपी एज प्रॉफिट। और उसके बाद से ब्रिटिश कंपनीज़ ने अच्छे से काम किया और उन्होंने बहुत सारे करोड़ों में प्रॉफिट कमाया और गवर्नमेंट को भी दिया। At least on the recommendation of Ackworth Commission, the government abolished guarantee system and started to construct railway again. तो फिर बाद में गवर्नमेंट को फिर से समझ में आता है कि उनको जितना प्रॉफिट कंपनी कमा रही है उसमें से कम प्रॉफिट दे रही है, तो एक्वर्थ कमीशन एक बैठाई जाती है सरकार की, ब्रिटिशर्स की, जिन्होंने गारंटी सिस्टम को फिर से ख़त्म करने का ऑर्डर दिया। तो गारंटी सिस्टम 2 बार आई, एक बार 1873 में आई थी, अबॉलिश कर दिया गया था, फिर 1888 में आई, फिर से उसको ख़त्म कर दिया गया एक्वर्थ कमीशन के थ्रू। ये बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब ये रेलवे कंस्ट्रक्शन का इंडियन इकोनॉमी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको देखना है। अब इंडिया में जो रेलवेज़ बनाई गई थी उस टाइम पे, उसके काफ़ी डिमेरिट्स निकल के आते हैं, मतलब वो हेल्पफुल नहीं रहा। रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो गारंटी सिस्टम उस टाइम पे चलाया जा रहा था, उसके वजह से इंडियन लोगों का, इंडियन कंपनीज़ का काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हुआ, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी सारी प्रॉफिट खुद रखती थी और उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा के उनसे अपने कैपिटल के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मनी कलेक्ट किया करते थे। सेकेंडली, वाइल रेलवे बिल्डिंग एक्टेड एज अ मैजिक इन इकोनॉमिक रीजनरेशन, मतलब कि रेलवे बनने की वजह से फ्रांस और जर्मनी में, इन 2 कंट्रीज़ की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, काफ़ी उन लोगों के कंट्री में प्रोग्रेस देखने को मिलता है। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो रेलवे बनने की वजह से बहुत बुरा रिजल्ट आता है, जिसमें क्या होता है कि इंडिया की गरीबी जो थी, पावर्टी, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। और इसी बात को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ल मार्क्स एक जो इम्पोर्टेंट सोशलिस्ट थिंकर थे, उन्होंने बताया कि 1881 में उन्होंने बोला, रेलवेज़ वर यूज़लेस टू हिंदूज़, कि जो रेलवेज़ हैं वो हिंदूज़ के लिए एकदम यूज़लेस हैं। हिंदूज़ मतलब कोई यहाँ पे धर्म की बात नहीं हो रही है, रिलीजन से रिलेटेड नहीं, हिंदू उन्होंने रेफ़र किया था उस टाइम पे सभी इंडियन लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो। तो रेलवेज़ जो हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं हैं। क्यों ऐसा था? क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस टाइम पे। थर्डली, द रेलवे वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ फॉरेन मर्चेंट। तो जो रेलवे था वो बनाया तो गया था कि ब्रिटेन के जो मर्चेंट्स हैं, ब्रिटिश व्यापारी जो हैं, उनको सबको प्रॉफिट मिले। इंडियन रॉ मटेरियल यहाँ से जाता था और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स आके हाई प्राइजेस पे हमें बेच दिए जाते थे, जिसके वजह से रेलवे का कोई इंडियंस को फ़ायदा नहीं हुआ। वो ज़्यादा बेनिफिट किसके लिए हुआ? ब्रिटिशर्स के लिए। और वो क्या करते थे, रेलवे की कॉस्ट को, रेलवे बनाने में जो उनको खर्च आता था, उसके लॉस को भरने के लिए इंडियन लोगों पे ही टैक्स बढ़ा दिया करते थे। तो एक ये इशू आया। फोर्थली, द इंडियन ट्रेडर हैड टू पे हायर फ्राइट चार्ज वाइल द फॉरेन मर्चेंट पेड लोअर फ्राइट चार्ज। जो चौथा पॉइंट ये था कि इंडियन ट्रेडर्स को फ्राइट चार्ज, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो चार्ज होता था वो काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता था। और जो फॉरेन मर्चेंट्स थे, जैसे ब्रिटेन के जो लोग हैं, अगर वो रेलवे से ट्रैवल करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो उनको कम टिकट का पैसा देना होगा, लेकिन इंडियन पैसेंजर्स को ज़्यादा देना होगा। तो इस वजह से डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला, भेदभाव भी था। और हायर क्लासेस में भी भेदभाव था। जो अमीर लोग हैं, इंडियन अमीर लोग हैं, उनको कम पैसे देने पड़ेंगे और बढ़िया उनको फैसिलिटी मिलेगी रेलवे में, लेकिन जो लो कास्ट के लोग हैं उनको अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो एक ये डिमेरिट था। फिफ्थली, द इंजन एंड अदर पार्ट्स वर नॉट बिल्ट इन इंडिया।
और पाँचवा प्रॉब्लम क्या था कि जो रेलवे के पार्ट थे, इंजन वगैरह जो भी उसमें लगाया गया था, वो कुछ भी इंडिया में नहीं बनाया गया था। तो जिसके वजह से रेलवे के कंस्ट्रक्शन में बनाने में काफ़ी पैसा खर्च हुआ, क्योंकि उसमें जो भी चीज़ें लगाई जानी थी वो डोमेस्टिक नहीं थी, सब बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। इंडियंस वर डिबार्ड फ्रॉम अपॉइंटमेंट इन हायर पोस्ट फॉर रेलवे। और एक और डिमेरिट ये था कि रेलवेज़ में जितने भी हाई पोस्ट के जॉब हुआ करते थे वो सब ब्रिटिशर्स के लिए ही रिजर्व थे। इंडियंस को बैन कर दिया गया था कि वो कोई भी रेलवे के हाई पोस्ट में अपॉइंटमेंट में नहीं जा सकते हैं। According to the report of Ackworth Commission, only 10% post of officer in the railway were open to India. 90% सारी चीज़ें रिजर्व की गई थी ब्रिटिशर्स के लिए, और सिर्फ 10%, जो कि एक्वर्थ कमीशन में भी बताया गया है, 10% पोस्ट वो इंडियन ऑफिसर्स के लिए रिजर्व की गई थी रेलवे में। तो ये सारे 4-5 पॉइंट हमने देखे इंडियन रेलवे के डीमेरिट्स जो थे, लेकिन 2-4 मेरिट्स भी थे, वो भी देख लेते हैं। रेलवे बनने की वजह से बहुत सारी प्रोविंसेस जो थी वो आपस में लिंक हो गई, और एक जगह के लोग दूसरे जगह से जब कनेक्ट होने लगे तो उनके बीच में यूनिटी जो थी वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। इटालियन स्टेट्समैन केवर हैड वंस सेड दैट रेलवे वर रोड टू यूनिटी एंड सिविलाइजेशन। और ऐसे इसी बात को जस्टिफाई करते हुए अगर देखा जाए तो एक इटाली के पर्सन थे, लीडर, उन्होंने कहा था कि रेलवे जो है वो एकता को जोड़ने की और सिविलाइजेशन, सभ्यता को आपस में मिलाने का एक लिंक है। और ये बात प्रूव भी होती है, क्योंकि रेलवे कंस्ट्रक्शन के बाद जब लोग एक दूसरे से मिलने लगते हैं, एक जगह से दूसरे जगह कनेक्ट होने लगते हैं, तो वो अपनी बातों को शेयर करते हैं, और कई जगह पे रिवॉल्ट भी उसके बाद से देखा गया था। सेकेंड बेनिफिट क्या था? सेकेंडली, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ फ्लॉक टू द मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक कैलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। न्यू अर्बन सिटी ग्रू एंड वर लिंक विथ वन अनदर। पहले जो लोग गांव में रहा करते थे उनको भी चांस मिला अर्बन सिटीज़ में जाने का, बड़े बड़े शहरों में जैसे कैलकाता, बॉम्बे, मद्रास, और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिली जॉब करने का शहरों में। तो इसके वजह से भी काफ़ी बेनिफिट हुआ, इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया, ग्रोथ हुई। थर्डली, एजुकेटेड मिडिल क्लास कुड कम्युनिकेट। अब जो पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे, वो अब बातचीत कर सकते थे, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे और अपने व्यूज़ को एक्सचेंज कर सकते थे, जिसके वजह से इंडियन नेशनलिज्म, देशभक्ति की जो भावना थी, राष्ट्रवाद की जो फीलिंग थी, उन सब का ग्रोथ देखने को मिलता है। Finally, side by side with the spread of English education, newspaper made communication deeper among the Indian intellectuals and enlightened middle class. उस टाइम पे बहुत सारे आर्टिकल छापे जाते थे, इंडियन लीडर्स जो थे, ब्रिटिश की अत्याचारों के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती थी, न्यूज़पेपर लिखे जाते थे, लेकिन वो न्यूज़पेपर और आर्टिकल सब जगह गांव तक नहीं पहुंच पाते थे, तो लोगों को पता नहीं चलता था कि अंग्रेज़ हमारे साथ क्या कर रहे हैं रियल में। लेकिन जब रेलवे बनता है तो वो फिर सब कुछ सप्लाई एक जगह से दूसरे जगह होने लगता है, जिसके वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग और स्ट्रांग हो जाती है। तो इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आगे के टॉपिक्स को, जिसमें हम कवर करेंगे परमानेंट सेटलमेंट, ट्रेडिशनल इकोनॉमी कैसे ख़त्म हुई इंडिया की, मॉडर्न इकोनॉमी कैसे इस्टेब्लिश हुई, और पीजेंट्स को क्या क्या सफ़र करना पड़ा। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।